हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष सेंगर है, आपका दोस्त और आपका ट्यूटर जो हमेशा आसान भाषा में आपके लिए लेक्चर्स और डिटेल्ड लेक्चर्स लेकर आता रहता है। अब 7वां लेक्चर है, एचएपी की बात चल रही है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की, जहां सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, जहां 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। 1-2 पार्ट्स जो आखिर के बचे हैं। ये लेक्चर भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। यहाँ हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, एंड यहाँ मैं इस तरीके से आपका बेस बनाऊँगा कि आप जब बायोफॉर्म पढ़ें तो कन्फ्यूज़न ना हो। मैं यहाँ पूरा प्रयास करूँगा, एंड हायर लेवल स्टडीज़ में भी यदि आप जाएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सो स्टार्ट द लेक्चर। और इस लेक्चर में मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इतना हाईलाइट करें, इतना पढ़ें, बट आप पूरा लेक्चर पढ़ें। बहुत क्रिएटिव और बहुत मेहनत करके लेक्चर बना के लाया हूँ। द सेलेक्टिव परमिएबल नेचर ऑफ। अब पहली बात ये कि पिछले सारे लेक्चर्स पढ़ कर आइए, क्योंकि मैं वो दोहराऊँगा नहीं। जब आपको वो पता होंगी चीज़ें तब यहाँ समझ आएगा। द सेलेक्टिव परमिएबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल मेम्ब्रेन छन्नी की तरह होती है, कुछ चीज़ों को जाने देती है और कुछ को रोक देती है। प्रिवेंट द पासेज ऑफ ऑर्गेनिक एनाइंस एंड अदर इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स आउटसाइड द सेल। वो बाहर से सेल के अंदर नहीं जाने देती इन चीज़ों को। So, transportation of different substances across the cell membrane depends on their properties like molecule size, lipid solubility, electronic charges and the presence of transport protein. इस पॉइंट को हाईलाइट करें कि ट्रांसपोर्ट इन चीज़ों पर डिपेंड है। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाकर मैं यहाँ लाया हूँ कि हमें जब वहाँ रिसर्च में जब हम दवाई बना रहे होते हैं, फॉर्मुलेशन में जब हम ड्रग बना रहे होते हैं, तो हमें ये चीज़ें रखनी होती हैं अपने दिमाग में कि हम जब फार्मा को डायनेमिक एंड काइनेटिक स्टडी के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें हों हमारे पास कि हाँ, हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल हो वो ज़्यादा बड़ा ना हो, मॉलिक्यूल साइज़ ठीक हो, उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस इस पे क्या रख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैसी हैं, इसमें क्या कैरियर लगा रखा है, हमें कैरियर बॉडी से मिलेगा। ये सारी चीज़ें रिसर्च लेवल की। इसको अभी आप हाईलाइट करें और केवल इतना पढ़ें, आगे आपको चीज़ें समझ आएंगी, तब आप कहेंगे कि हाँ भाई अच्छा हुआ। एग्ज़ाम्पल यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने दिया है तो आप एक बार पढ़ लेना, और नहीं समझ आए तो कमेंट या कॉल करके पूछ सकते हैं आप मुझे। Cell membrane is not freely permeable to substances such as glucose, amino acids and various iron. इनके लिए freely permeable नहीं है। Special channels aid in the passage of sodium, potassium, calcium, chlorine and SO3-. It's also a ion. Channels in the membrane helps in the passage of amino acid, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक प्रीकर्सर आइदर एक्टिवली और पैसिवली। कुछ चैनल्स होते हैं, आयन चैनल, रिसेप्टर्स वगैरह, ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू ये सब जाते हैं। द सेल मेम्ब्रेन अलाउ इजी पासेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। पिछले लेक्चर में ये बात हुई थी कि फिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस उनका हो सकता है जो लिपिड सॉल्युबल हों, हाइड्रोफोबिक हों, लिपिड लविंग हो, लिपोफिलिक हों, उनका ही। द सेल मेम्ब्रेन अलाउज ईजी पासेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, ये इसीलिए मैंने लिख रखा है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि आप पीछे के लेक्चर्स पढ़ के आ रहे हैं। सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मेनली बाय 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट depends on energy, passive not depend on energy. ATP hydrolysis provides most of the energy required for transport. ATP के फॉर्म में ही एनर्जी यूज़ होती है। अब बात आती है सारे डिफ्यूज़न्स की, और ये डिफ्यूज़न्स बहुत क्रिएटिव फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड पैसिव डिफ्यूज़न एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। 2 तरह से हो सकता है। पहला पैसिव डिफ्यूज़न, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। दिस टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। लाइक हम क्या करें, हम ऐसे समझ सकते हैं, सिंक कंडीशन आप जानते हैं। सिंक कंडीशन वाली कंडीशन है कि एक तरफ ज़्यादा मटेरियल है, एक तरफ बिल्कुल नहीं है, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ अपने आप जाता रहेगा। दैट इज़ पैसिव डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक O2 एंड CO2 अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये पैसिव डिफ्यूज़न में आते हैं। ये आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करें तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट सेम ही है लगभग। कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। बस ये एक पॉइंट अलग है कि यहाँ कैरियर प्रोटीन्स है। मैं इसके लिए आपको यदि जनरल वे में बताऊँ तो आपके घर पे, छत पे या आपके फ्लोर पे कभी कभी आप पानी डाल के सफाई करते हैं,
जो अकेले रहते हैं वो पानी डाल के कभी कभी सफाई करते हैं, जो रोज़ हैं उनके यहाँ लगभग रेगुलर घर में ये सफाई होती है। तो क्या करते हैं वो जनरली वो पानी जाता है, बट आपको उसको तेज़ी से भेजना है, आपको उसको फैसिलिटेट करना है, तो आप वाइपर या झाड़ू की मदद से उसको आगे बढ़ाते हैं जिससे वो फैसिलिटेट होकर जल्दी निकल जाता है। डेट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। आसान भाषा में समझाना ही मेरा काम है, वही मैं कर रहा हूँ। पैसिव डिफ्यूज़न के यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम बना के रखा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टाइम आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको जल्दी मार्क्स मिलते हैं एंड आप मार्क्स के लिए भी पढ़ते हैं, ये फिक्स है, ये कड़वा सत्य है। अगली बात एक्टिव डिफ्यूज़न। पैसिव हो गया, अब एक्टिव। एक्टिव डिफ्यूज़न में पहला हो सकता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर वही बात, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी लेकर आया। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। इन लास्ट लेक्चर क्या था? अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो था, बट फेवरेबल था। यहाँ प्राइमरी वाले में भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन है, बट एटीपी का यूज़ है, अनफेवरेबल कंडीशन है, जहाँ एनर्जी लग रही है वो अनफेवरेबल भी माना जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सोडियम, पोटेशियम, एटीपीज पंप। ये एक पंप होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, एंड इसमें ऐसा होता है कि एक तरफ से सोडियम आएगा, दूसरी तरफ से एटीपी जाएगा, इस तरीके का पंप होता है, इसीलिए इसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप। द मोस्ट, और पीछे जो शायद यहाँ नहीं है, आगे शायद कोई डायग्राम हो ऐसा जो आपको समझा सके इस बात को, अदरवाइज़ आप नेट पे सर्च कर सकते हैं सोडियम एटीपेज पंप के लिए, तो आपको समझ आ जाएगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी, दिस पंप एक्सचेंज पोटेशियम। देखिए मैं अब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैंने डायग्राम के लिए आपको गूगल बोला है। पोटेशियम बाई ट्रांसपोर्टिंग सोडियम आउट ऑफ द सेल। अब इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम को अंदर लाएंगे, सोडियम को बाहर भेजेंगे। देयर फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ Na+, ये Na नहीं है, Na+ यानी सोडियम आयन है, विद इन द सेल इज मेंटेन्ड एट लो लेवल एंड दैट ऑफ द के एट हाई लेवल। सोडियम को बाहर निकाला, पोटेशियम को अंदर ले आया, लेकिन यूज़ हुआ एनर्जी का, एटीपी का, इसीलिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। बाकी एक एग्जांपल और मैंने दे रखा है जहाँ ये हो सकता है कि पोटेशियम को बाहर निकाला जाए एंड सोडियम को अंदर लिया जाए, इसी के जस्ट अपोजिट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो सकता है, ये secondly to the chemical gradient resulting from sodium ATPase pump, sodium potassium ATPase pump with the help of carrier proteins located at various sites in the cell। पहले वाले में कैरियर नहीं था इसलिए वो प्राइमरी, सेकेंडरी वाले में कैरियर आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विद इन द सेल इज लो एंड this creates the chemical gradient required for the transport by secondary active mechanism। uptake of sodium is coupled with the transport of other element। अब क्लोरीन आयन जाएगा, अपने साथ सोडियम को उठा लाएगा, ठीक, दैट इज क्लोरीन क्या हुआ, कैरियर हुआ। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम आयन रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द इंटेस्टाइनल सेल्स एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टेबल्स पीसीटी ऑफ द किडनी। पीसीटी किडनी में पाया जाता है, किडनी की आप जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा। अब बात आती है कि कैरियर कैरियर कैरियर, बहुत बार कैरियर का यूज़ हो गया। व्हाट इज़ कैरियर, है क्या भाई ये कैरियर वाला? तो कैरियर प्रोटीन एक स्पेशलाइज प्रोटीन है जिनके पास एक एफिनिटी क्या है, एफिनिटी मीन्स बाइंडिंग एबिलिटी। हमें आपको पकड़ के ले जाने की कितनी एबिलिटी है वो कहलाएगी एफिनिटी। इनके पास एफिनिटी होती है तो सर्टेन आयंस एंड सब्सटेंस, ये आयंस और सब्सटेंस को पकड़ें एज दे बाइंड टू द स्पेसिफिक सब्सटेंस, जाके वहाँ बैठें स्पेसिफिक सब्सटेंस पे, देयर कन्फिग्रेशन इज अल्टर्ड एंड दस दे इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कैरियर का ऐसे समझ सकते हैं, लाइक आपके अभी आप ग्रेजुएशन लेवल में हैं, आप क्या करते होंगे, अपने छोटे भाइयों बहनों को क्या करते होंगे, जो आपसे जुड़े हुए होंगे, स्पेसिफिक होंगे, उनको जाएंगे, वो बाहर खेल रहे होंगे, उनको पकड़ेंगे और कहेंगे पढ़ो, ठीक, वो स्पेसिफिक हुए, ऐसा तो नहीं किसी को भी पकड़ लेंगे। और आपके पास एफिनिटी है कि वो आपकी सुन के पढ़ने बैठेंगे, ये कहानी मानी जाए। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों में होते हैं। किसी बच्चे को बस इतना बोलने में ही वो आ जाता है और किसी को डंडा लेके बैठना पड़ता है, एक्टिव वाला केस बनाना पड़ता। इनेबलिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिनमें यूनिपोर्टर्स, सिम्पोर्टर्स, एंटीपोर्टर्स होते हैं। कैरियर प्रोटीन यूनिपोर्टर्स की बात करें तो नाम ही है यूनी, एक ही सब्सटेंस को पकड़ के ला सकें। आपके पास एक छोटा भाई है, आप उसी को पकड़ के लाएं बस। एग्जाम्पल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इनटू द आरबीसीज एंड मसल सेल।
विथ एग्जाम्पल आप लिखेंगे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, विथ एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सिम्पोर्टर और को ट्रांसपोर्टर यानी साथ साथ चल रहा हो कि अब कुछ लोग क्या होते हैं, चतुर होते हैं, कुछ लड़के जो होते हैं वो क्लेवर होते हैं, वो अपने छोटे भाई से कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ आओ बैठो तुम भी पढ़ो, ठीक। को साथ साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ तुम भी पढ़ो। को कैरियर प्रोटीन दैट ब्रिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस आर नोन एज सिम्पोर्टर और को ट्रांसपोर्टर। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि एक साथ कई बच्चों को बैठा के वो पढ़ा रहा हो, ठीक है, एक साथ कई लोगों को बैठा के वो कहे चलो तुम लोग पढ़ो, उसके पास एक भाई नहीं है, उसके पास 4-5 लोग हैं ऐसे जो उसकी सुनेंगे, सो वो उन सबको पढ़ाएगा एक साथ। दिस कैरियर प्रोटीन एक्ट बाई बाइंडिंग ऑन ऑफ एन सब्सटेंसेस नॉट सब्सटेंसेस, वो सबको पकड़ के लाएगा टू द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर SGL प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल एपिथीलियम। ये कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइनल एपिथीलियम में। इंटरव्यू लेवल के ये क्वेश्चन है और नेट जीपैट में ये पूछे जा सकते हैं। एड्रेनल ट्यूब्यूल्स इज अ टाइप सिम्पोर्टर। अगला एंटीपोर्टर जस्ट अपोजिट, हम अंदर तुम बाहर, इस तरह की कंडीशन होती है कुछ लोगों के साथ कि कुछ लोग अपने पिता से ज़्यादा डरते हैं। बच्चा बाहर खेल रहा है, उसने देखा कि पिताजी बाहर आ गए, वो दौड़ लगाएगा अंदर भाग जाएगा, दैट इज़ एंटीपोर्टर। दीज कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट वन सब्सटेंस इनटू द सेल इन एक्सचेंज फॉर अनदर सब्सटेंस। यानी वहाँ क्या हुआ, अब उस भाई ने क्या किया, उसकी नहीं सुनी, उसको गुस्सा आया, उसने पापा को बाहर भेजा, वो उसका छोटा भाई डर गया और अंदर आ गया। ये हुआ एंटीपोर्टर का मैकेनिज्म। फॉर अनदर, उसने एक सब्सटेंस को बाहर भेजा और दूसरे जिसको उसको रिक्वायर्ड थी उसको अंदर भेज दिया। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंपेज एंड एंटीपोर्टर, जिसके हम पीछे बात करके आए थे, जिसका मैंने डायग्राम आपसे बोला था कि आप गूगल से देख लें और मैकेनिज्म समझाया था। अब बात आई एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, ये भी ट्रांसपोर्ट के ही मैकेनिज्म हैं। एक्सोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल्स आर रिलीज, जिसमें जो कुछ मटेरियल है उसको सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। एक्सो बाहर, लाइक बच्चा ज़्यादा पड़ गया है तो अब उसको उठाओ जाओ खेल लो, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। एक कहानी हो गई और उसी कहानी से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं। It occurs via the following mechanism. Biosynthesis in the cells result in the formation of certain products which are enclosed in membrane vesicles. Initially, fusion of these vesicles with the cell membrane occurs. Later, at the site of fusion, they break down to release the contained proteins outside the cell. This mechanism is known as exocytosis. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट मैंने आपके लिए लिख के दिया, इन्हें आप पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम सेल और रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? वो जगह जहाँ न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे सेल पे जाने के लिए। ये देखिए एक्सोसाइटोसिस माने बाहर निकालना और एंडो माने अंदर ले आना। अब एंडोसाइटोसिस इज जस्ट अपोजिट टू एक्सोसाइटोसिस, यहाँ अंदर लाते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। फैगो माने खाना, पीनो माने पीना। इन दिस फैगो माने फॉरेन सब्सटेंस जो होता है वो बैक्टीरिया, डेड टिश्यू या फॉरेन पार्टिकल आर सराउंडेड बाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सराउंड करेगी to form phagosome. These phagosome fuse with the lysosome and the hydrolytic enzyme of the lysosome digest the foreign material inside the cell. Phagocytosis is also known as cellular eating. खा लिया उसे, मार डाला, निपटा दिया। Neutrophils and lymphocytes in the blood and tissue macrophages are responsible for the process of phagocytosis. Next is spinocytosis. It is a process of drinking. लिक्विड सब्सटेंस जब होगा तो वहाँ भी यही करेंगे, लेकिन वहाँ ड्रिंक करेंगे। वेसिकल फॉर्म हायर आर स्मॉलर दैन दूस फॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेलुलर ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस इज रिफर्ड टू एज सेलुलर ड्रिंकिंग। यही मैंने आपको बताया। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया, अभी तक आप 2 ही पढ़ते आ रहे थे, अब HFP में तीसरा पॉइंट आया, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इट इज़ अ वेरी सेलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग मटीरियल्स दैट आर इंगल्फ्ड बाई दिस प्रोसेस ओनली बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर proteins present on the surface of the cell membrane. Later the entire complex is digested by the cell. मतलब इस टाइप की कंडीशन कि एक बड़ा भाई था, वो अपने छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करता था। उसने देखा कि पापा जो हैं वो अब बाहर जाएंगे और छोटे भाई को कूट लगाएंगे क्योंकि छोटा भाई पढ़ नहीं रहा है, तो वो भी जाएगा उस छोटे भाई को बचाने के चक्कर में और उसके साथ या तो खेलने लगेगा या कह देगा मैंने भी जो है मैंने ही कहा था कि एक जा खेल ले, तो पापा क्या करेंगे, उसको भी सुना देंगे। इस टाइप की कंडीशन की दोनों को निपटा लिया, लेकिन वो अपने छोटे भाई को उसके बाद अंदर लेकर आ जाएगा। मतलब काम वो कर देगा, डांट पड़नी थी लेकिन डांट कम पड़ेगी और
साथ में या फिर वो डांट खाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन एंड विटामिन टू द सेल, एग्जाम्पल ये हैं अपटेक ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल बाय लीवर, अपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय द पोस्ट साइनेप्टिक सेल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब बात आई फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन घर में ही करते हैं आप। पानी भरते समय जनरली जो लोग हेडपम्प वगैरह का पानी पीते हैं उनको देखा वो हो सकता है छन्नी वगैरह का यूज़ करके फ़िल्टर्ड वाटर पीते हैं। आप लोग घर में नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स लगा के रखते हैं। आपके यहाँ जो नलों में पानी आता है वो फ़िल्टर्स के थ्रू आता है, दैट इज़ फिल्ट्रेशन, वही प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स फ्लूइड मोस्टली वाटर। फिल्ट्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट बाय द फ्लूइड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। The mechanism of filtration typically occurs in the capillary circulation. The high pressure at the arterioles and filters out the fluid. Osmotic pressure is created by the presence of various colloids, molecules and ions in the capillary blood. The filtration of water is opposed by the pressure, which also aids in the maintenance of osmolality of the plasma solution. Therefore, the presence of high hydrostatic pressure and low osmotic pressure and vice versa increase the filtration rate. जितना तेज़ी से आप प्रेशर लगा पाएंगे उतने जल्दी फ़िल्टर होगा। फ़िल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट वही रखिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो गए हैं, ये हायर स्टडीज़ के लिए छोड़ दीजिएगा। अभी आप तो केवल फ़िल्ट्रेशन हेडिंग डालिए। और फ़िल्ट्रेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड और वाटर इनसाइड द बॉडी इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। और जितना मैं आपको बताता जा रहा हूँ उतना आप पढ़ते जाइए सेमेस्टर के लिए, और हायर स्टडीज़ के लिए बाकी चीज़ें छोड़ते जाइए अभी, क्योंकि अभी आप याद कर भी लेंगे तो भी आप भूल जाएंगे। यदि आपकी स्थिति इतनी अच्छी है कि आप अभी पढ़ के याद कर सकते हैं तो बेहतरीन है, करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके पास नंबर अवेलेबल है चैनल पे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि एफर्ट में क्या कमी है और क्या अच्छाई है और क्या कन्फ्यूज़न है, वो सब मैं दूर करने का प्रयत्न करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लेक्चर्स की नोट्स चाहिए, इन्हीं पीपीटीज़ चाहिए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। आप आराम से लेक्चर सुनें और उस पीपीटी को देख के नोट्स बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।